तो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रो एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रो एनर्जी कन्वर्जन सीखेंगे। तीन मेजर पोर्शंस हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, कंडक्टेंस एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम इलेक्ट्रो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, कंडक्टेंस प्रोसेस में कंडक्शन थ्रू सॉल्यूशंस, कंडक्शन थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पोर्शन हम फिजिक्स में पढ़ते हैं करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। और लास्ट पोर्शन गैल्वेनिक सेल जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रो एनर्जी में कन्वर्जन सीखेंगे। तो बेसिकली दिस चैप्टर कंटेन्स थ्री मेजर सेक्शंस, इलेक्ट्रोलिसिस, कंडक्टेंस एंड गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले इलेक्ट्रो एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, conduction through solutions through conductance, and chemical energy to electro energy conversion is galvanic cell। ठीक है, सबसे पहले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज योर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्योंकि सबसे पहली बार सीख रहे हैं तो सेल से कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास जो मेटल रॉड्स हम लोग एक्सटर्नल सर्किट के लिए यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। जो सॉल्यूशन यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं आपके लिए सबसे पहले डिवाइस ड्रॉ करूं, तो दो मेटल रॉड्स हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से करंट सप्लाई करने के लिए यूज करेंगे, उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसमें जो सॉल्यूशन फिल कर रखा है हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थ्रू आयंस उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस टर्म इज इलेक्ट्रोलाइट। और जो मेटल रॉड्स यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो अगर लिखना हो तो लिख लीजिए फटाफट। राइट डाउन डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। Device used for conversion of electrical energy into chemical energy is electrolytic cell. Next point लिखिए, in this cell the metal rods used for current supply. In this cell, metal rods used for current supply are electrodes. And the solution used. Sir, metal rods से repeat करिएगा। Metal rods used for current supply are electrodes. And solution through which electricity is passed by ions, and solution through which electricity is passed by ions is electrolyte. अब किसी भी सेल में हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक को बोलते हैं हम लोग एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। अब यहाँ जो सबसे प्राइमरी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि हम एनोड और कैथोड को कभी भी उसके चार्ज से आइडेंटिफाई नहीं करते। मतलब एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव या एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव ऐसे स्टडी नहीं करते, बिकॉज हम दो तरीके के सेल डील करने वाले हैं। एक वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर दूसरा सेल जिससे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों सेल्स की पोलैरिटी अपोजिट होती है। एक सेल में एनोड पॉजिटिव है, दूसरे केस में एनोड नेगेटिव होगा। पहले सेल में एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। तो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड को उसकी पोलैरिटी से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसी भी इलेक्ट्रोड को उसकी पोलैरिटी से आइडेंटिफाई नहीं करते। जैसे आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल से बताऊं, हमारे घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उस पर 1+ 1- लिखा होता है, बट वो बैटरी दोनों काम करती है। जब चार्जिंग हो रही होती है तब वो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे काम कर रहा है,
और जब हम उसे यूज कर रहे होते हैं तो गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब हम बैटरी यूज करना चाह रहे हैं तो बार बार जाकर उसकी पोलैरिटी बदलते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। मतलब जो प्लस माइनस लिखे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा एनोड और कैथोड डिफाइन करने का तरीका प्लस और माइनस होता ही नहीं है। तो कैसे डिफाइन करते हैं वो समझना है, तो आपको हमेशा टेक्निकल तरीके से समझना है। तो एनोड हमेशा उस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब वो कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो और चाहे गैल्वेनिक सेल हो, एनोड मींस ऑक्सीडेशन। सो एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। मतलब आपको एनोड कैसे याद रखना है? ऑक्सीडेशन से। तो आपके जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो आपका एनोड होगा, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। सो ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, और जिस पे रिडक्शन होगा वो कैथोड, डिफॉल्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इट इज गैल्वेनिक सेल। इसलिए मैंने आपको जनरलाइज्ड टर्म सिखाया, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रोड को उसकी पोलैरिटी से आइडेंटिफाई नहीं करना है। ऑल्दो क्वेश्चन में पूछा सकता है कि इस वाले सेल का एनोड पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो मैं अभी आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। बट डिफॉल्ट रूल क्या याद रखना है? दैट ऑलवेज ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। ऑलवेज ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, ये डिफॉल्ट है। आपको किसी भी सेल में बिना टेंशन लिए आपको जब भी ये डिसाइड करना हो कि एनोड है या कैथोड है, तो आप तुरंत देखो वहाँ प्रोसेस कौन सा हो रहा है। अगर उसमें प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है तो एनोड होगा, प्रोसेस रिडक्शन का हो रहा है तो कैथोड होगा, डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो अब देखो, हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला केस लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो मोल्टेन फॉर्म है इसलिए सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉलिड फॉर्म में था वो आयनाइज हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में पहुंचने के बाद, एंड इट विल फॉर्म Na+NCl-। अब हमने दो इलेक्ट्रोड सेलेक्ट किए हुए हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। एज पर रूल मैंने बताया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन डिफॉल्ट होता है। तो एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो Na+ और Cl- में किसका ऑक्सीडेशन फेवरेबल है? Cl- का। तो Cl- ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और Cl में कन्वर्ट हुआ। दिस इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद दो क्लोरीन एटम कंबाइन हुए और फाइनली हमें क्लोरीन गैस मिल गई। सो दिस स्टेप इज ऑक्सीडेशन। इससे रिडक्शन प्रोसेस पे चलेंगे तो Na+ है हमारे पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो रिडक्शन। अरे इतना पार्ट क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो कि हमारे पास जो Cl- है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कौन सा इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। तो एनोड की पोलैरिटी यहाँ पॉजिटिव हो गई। और कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड आयन अट्रैक्ट हुआ है? Na+, तो इसकी पोलैरिटी नेगेटिव। तो पोलैरिटी बाद में डिसाइड करो, पहले ये डिसाइड करो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। एक बार पता चल गया ऑक्सीडेशन है तो एनोड है, रिडक्शन बदल गया तो कैथोड है, और फिर आपको पोलैरिटी डिसाइड करना है। तो यू डिसाइड कि अगर हमारे पास कैटायन है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, एनायन है तो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो कौन सा वाला आयन है वो किस तरफ मूव करेगा, ये चीज डिसाइड करते हो, पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर रूल से देखेंगे तो हमारा जो एनायन है मूव्स टू एनोड, और ध्यान रखना अभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनोड पॉजिटिव हो रहा है, और कैटायन मूव्स टू कैथोड, तो कैथोड की यहाँ पोलैरिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्लियर? क्लियर है तो एवरीवन? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, एनायन मूव्स टू एनोड, कैटायन मूव्स टू कैथोड। तो इससे आप पोलैरिटी भी डिसाइड कर सकते हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिसाइड कर लिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कभी भी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लिखेंगे तो उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इस बात का ध्यान रखना है
एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। इवन गैल्वेनिक सेल अभी हम लोग फ्यूचर में स्टडी करेंगे, तब मैं आपको इसकी पोलैरिटी अपोजिट वाली कंपेयर करके दिखाऊंगा। बट ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल या हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, दोनों ही सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। आपके लिए रूल ये है एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन डिफॉल्ट। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंपल है, ऑल्दो ये सब बातें पहले से सीखी होती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, अब यहाँ से थोड़ा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होता है। अभी तक जितनी बात सिखाई वो फंडामेंटल है, क्योंकि बेसिक्स बताने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। पहले तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए। अब ये पार्ट वो है जो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल फंडामेंटली समझना है। सो वी आर राइटिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। सबसे पहली बात आप जानते हो कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, तो उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या बेस ऐड करना पड़ता है। सबसे पहले पॉइंट पे यही लिखे, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Pure water is poor conductor of electricity. Pure water is poor conductor of electricity. Hence, for electrolysis of water, सर वॉइस नहीं आ रही है। बोलूंगा तब आएगी भाई। मैंने बोला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर में लिखा वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Hence, for electrolysis of water, few drops of acid or base is added up. Few drops of acid or base is added up. हेंस फॉर के आगे रिपीट कर दीजिए। Hence, few drops of acid or base is added up to perform electrolysis. Hence, few drops of acid or base is added up to perform electrolysis. ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर हम वाटर को आयनाइज कराएंगे तो वाटर विल गिव यू H+ आयन एंड OH- आयन। ठीक है, सम ऑफ यू में राइट H3O+ और यू में राइट H+ एंड OH-, इट डिपेंड्स। उसमें कुछ बहुत ऐसा टेक्निकल नहीं है। अब इस पार्ट को अगर थोड़ा क्लैरिफाई करूं आपके लिए, तो मैंने वाटर लिखा है H+ एंड OH-, कुछ लोग इसको H3O+ भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इतने से भी काम चल रहा है। अब अगर पूरी नॉलेज समझनी हो तो ठीक से समझो। अगर हमने इसको H3O+ लिखा, so basically that is ion dipole interaction. So you may write it as water plus water gives H3O+ and OH-, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों बातों में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ आयन डाइपोल इंटरेक्शन का डिफरेंस है। H+ यहाँ पे आयन है और वाटर यहाँ पे डाइपोल है। So basically when we are writing H3O+, it is due to ion dipole interaction. अब अगर हम इस बात में एंट्री कर रहे हैं कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, तो वाटर के अंदर H+ आयन भी मिलता है, H3O+ आयन मिलता है, H5O2+ मिलता है, H7O3+ मिलता है, H9O4+ मिलता है। और उसमें जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो H9O4+ की बनती है। तो अगर लिखना ही है तो बहुत प्रिसाइज लिखना चाहिए, फिर H9O4+। अदरवाइज H+ और OH- से भी काम चल रहा है। अगर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समझनी है तो वाटर गिव्स H+ एंड OH-, इससे भी हमारा काम इलेक्ट्रोलिसिस में चलेगा।
बट अगर कोई पीछे ही पढ़ रहा है कि H2O प्लस लिखना चाहिए तो फिर पूरा ज्ञान पता होना चाहिए कि केवल H2O प्लस नहीं लिखना है, देन वी मे राइट H9O4 प्लस। अगर क्वेश्चन ये आया कि वाटर में H प्लस H3O प्लस H5O2 प्लस H7O3 प्लस और H9O4 प्लस में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस फॉर्म की मिल रही है, तो इट इज H9O4 प्लस, बिकॉज जो हमारा वाटर है वो डाइपोल है, तो H प्लस आयन को नॉर्मली द आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से हमने इसको H9O4 प्लस लिखा हुआ, एक H प्लस और 4 वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस इंटरेक्शन इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, अगर और प्रिसाइसली जाना है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से H प्लस। सिमिलरली OH माइनस के भी साथ लिख सकते हो आप, जैसे OH माइनस है तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो उसको भी वाटर स्टेबलाइज कर सकता है, बट इसमें क्या होगा, वाटर अपनी ऑपोजिट पोलैरिटी से स्टेबलाइज करेगा, तो ये माइनस चार्ज है, तो वाटर की प्लस पोलैरिटी इधर होगी और माइनस इधर होगी। समझ आया? तो अगर आयन डाइपोल इंटरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो पूरी बात लिखो, अदरवाइज तो हमारा काम आयन से भी चलता है। तो अगर यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे तो OH माइनस मिलेगा, इसके बाद इसमें H2O ऐड कर देंगे तो H3O2 माइनस भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यूनिट लिखोगे तो और एक वाटर ऐड कर दो इसी में, तो इट इज H5O3 माइनस, फिर आप लिख सकते हो H7O4 माइनस एंड सो ऑन। ऐसे डिफरेंट यूनिट्स इसकी भी मिल सकती हैं, फिर मैं राइट H9O5 माइनस, ठीक है। So these are the ions possible in aqueous medium. अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करें तो एज यूजुअल हमने बताया आपको एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है हमेशा और कैथोड पे रिडक्शन कराना है। और तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपने आयनिक रूम में एक बार पढ़ा होगा, मैंने आपको क्विकली रिव्यू कराया है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम सबसे पहले वही सीखते हैं, या वहीं से H प्लस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना सीखते हैं, बट अभी मैंने आपको क्लियरली बताया दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन बेसिकली। तो आप H प्लस HCO प्लस H5O2 प्लस H7O3 प्लस H9O4 प्लस सब लिख सकते हैं। बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसकी मिलने वाली है, तो इट इज H9O4 प्लस। बाकी ऑल्दो वाटर में सारे फॉर्म मिलते हैं, H प्लस फॉर्म मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है बिकॉज H प्लस प्रोटॉन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, तो वाटर का कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, इसलिए मोस्टली विल प्रेफर टू राइट H3O प्लस। बट उससे क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ता है क्वेश्चन में, इसलिए बेटर है कि आप H प्लस और OH माइनस लिखो, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, जब हमने लिखा वाटर गिव्स H2O प्लस गिव्स H3O प्लस एंड OH माइनस, तो इस प्रोसेस में जो दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल है वो आयनाइज नहीं हो रहा है, एक वाटर इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइजेशन दे रहा है, तो इस रिएक्शन में केवल एक वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। ये पॉइंट याद रखना है, नहीं तो आप गलत कर जाओगे, इसीलिए मैंने पहली इक्वेशन को प्रेफरेंस देता हूँ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा H2O गिव्स H प्लस OH माइनस लिखना चाहिए, इससे सवाल गलत नहीं होगा। बस एक्स्ट्रा बात ये याद रखो कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से H प्लस H3O प्लस H5O2 प्लस H7O3 प्लस H9O4 प्लस कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो आप आसानी से समझ जाओगे। बट स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते टाइम, पीएच निकालते टाइम, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ट्राई टू राइट H प्लस एंड OH माइनस, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव पेपर डील करना है, वहाँ कोई नहीं पूछा आपसे आपने H प्लस लिखा कि OH माइनस लिखा, क्योंकि H3O प्लस लिखने से क्वेश्चन फॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा 2 मोल वाटर रिएक्ट कर रहा है, बट एक्चुअली में वाटर 1 ही मोल डिसोशिएट हो रहा है, दूसरा मोल वाटर तो सिर्फ आयन डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज। ओके, अब अगर हम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करें एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, तो एनोड पे हमारे पास आयन पहुंचा OH माइनस एनायन, और कैथोड पे आयन पहुंचा H प्लस। पोलैरिटी आपको पहले से याद है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हम इस बात से डिसाइड करते हैं दैट एनायन मूव्स टू एनोड एंड कैटायन मूव्स टू कैथोड। चार्ज याद रखने की जरूरत नहीं है, याद क्या रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो OH माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कन्वर्ट टू OH, और फिर 4 OH यूनिट कंबाइन होके 2 मोल वाटर और 1 मोल ऑक्सीजन फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, और H प्लस आयन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, और 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो इसका मतलब वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होगी। तो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर,
electrolysis of water at anode oxygen gas and at cathode hydrogen gas is obtained. ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इतनी बात तो जनरली सबको ही पता रहती है। अब जो उसमें एडवांस का कंटेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इतनी बात सबको क्लियर हो गई, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर समझ आया आपको? दैट वाटर विल आयनाइज H+ and OH-। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की वजह से हो रही है, वाटर का आयनाइजेशन वाटर की वजह से हो रहा है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के आयन डाइपोल इंटरेक्शन से हेल्प कर रहा है, तो इट मे कन्वर्ट्स टू H3O+ and OH-। यहाँ पे H+ आयन है, वाटर डाइपोल है, इसलिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू H3O+ बन रहा है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल का आयन डाइपोल इंटरेक्शन देगा तो H3O+, 2 के साथ H5O2+, 3 के साथ H7O3+ एंड सो ऑन। सिमिलरली OH- के साथ भी ऐसा हो सकता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन में OH- का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन में H+ का रिडक्शन होगा, तो कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, अब मैं अगर इस इलेक्ट्रोलिसिस को पूरा सम अप करके लिखूं तो यू मे से कि हमने सबसे पहले वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, उससे एक H+ एक OH- बना, और ध्यान से देखो एनोड पे हमें एक्चुअली में 4 OH- यूनिट चाहिए, तो हमने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमें 4 OH यूनिट मिल गई, तो उसका आउटकम जो हमारे पास आया वो आया एनोड पे हमारे पास 2 मोल वाटर और 1 मोल ऑक्सीजन बना, और कैथोड पे हमने चूंकि 2 H+ यूज किया है और हमें 4 यूज करने हैं, तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन मिल जाएगी। यानी कि अगर इफेक्टिवली इलेक्ट्रोलिसिस देखो तो 2 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है, और इस प्रोसेस में 4 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। दिस इज द पॉइंट व्हिच यू हैव टू नोटिस। हमारे पास 4 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई, 4 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से 2 मोल वाटर रिकवर हुआ, 2 मोल हाइड्रोजन बनी और 1 मोल ऑक्सीजन बना। तो जब 2 मोल वाटर रिकवर हो गया तो इफेक्टिवली 2 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई, और 2 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन बना। ठीक है, बट चार्ज तो हमारा 4 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया, एनोड पे 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और कैथोड पे 4 मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया। तो हमारा जो करंट कंज्यूम हुआ वो हुआ 4 मोल इलेक्ट्रॉन, और आउटकम क्या आया? 2 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन। अच्छा, आप सब जानते हो कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई कैलकुलेट करना चाहता है तो एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो। 1.6 × 10⁻⁻19 × Na इतने कूलम आएगा, बट इसको आप डायरेक्टली भी जानते होगे, दिस इज 96500 कूलम, या इसी को 1 फैराडे बोलते हैं। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। तो यहाँ पे नोट बना के पॉइंट लिख लेना है, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो अब एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ? अगर हम 4 फैराडे चार्ज कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे 2 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा। यानी कि अगर इसको हम पर मोल ऑफ वाटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसका मतलब 1 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे चार्ज कंज्यूम होगा, और उससे 1 मोल हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ये रिजल्ट लिख लीजिए। रिजल्ट हुआ फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ electrolysis of 1 mole of water, it requires 2 Faraday charge and produces 1 mole hydrogen and 0.5 मोल ऑक्सीजन। अब इसी स्टेटमेंट को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो जैसे 4 फैराडे। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2 फैराडे। 1 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है तो कितना चार्ज चाहिए? 1 फैराडे। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको बढ़िया से याद रखना है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है, फिर मैंने स्टेप दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस सिखाया, एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, और लास्ट स्टेप में इस इलेक्ट्रोलिसिस का कंक्लूजन क्या है।
सर आपने जो स्टेटमेंट लिखवाई है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट एनोड O2 गैस इज ऑब्टेन्ड एंड कैथोड H2 गैस इज ऑब्टेन्ड, उसके बाद जो समझाया सर वो इतना समझ नहीं आया। फिर से देखो, मैंने बोला कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, एक्चुअली ऊपर वाला प्रोसेस देखो, ऊपर वाले प्रोसेस में हमने OH माइनस की 4 यूनिट यूज करी है, सो दैट मींस हमें वाटर से 4 OH यूनिट चाहिए, तभी तो ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस कर पाएंगे, राइट? तो हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की H plus OH माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करा, सो फ्रॉम दैट यू विल गेट 4H plus एंड 4OH माइनस। एनोड वाली साइड में देखो 4OH माइनस अगर यूज कर रहे हैं तो उससे 2 मोल वाटर रिकवर हो जा रहा है और 1 मोल ऑक्सीजन रिकवर हो रही है, राइट? तो अगर हमने 4 मोल वाटर कंज्यूम किया तो उसका आउटकम क्या आया? 2 moles ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड, एंड एट कैथोड व्हाट विल बी द आउटकम इफ यू यूज 4H plus आयन। तो पहली वाली इक्वेशन से देखो H plus से इलेक्ट्रॉन करके ऐड किया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे हमने देखो 2H plus यूज किया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन आ जाएगा। आया समझ? नहीं तो और ऊपर ही रुकता हूं एक मिनट। यस सर। हमने क्या करा कि 4OH यूनिट के लिए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 4 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू लुक एट आउटकम, सो आउटकम इज कि 4 मोल वाटर कंज्यूम किया, 2 मोल वाटर रिकवर हुआ, 1 मोल ऑक्सीजन बनी और 2 मोल हाइड्रोजन बना। तो एक्चुअली में क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हुई 4 मोल वाटर की, बट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कितने की हुई? 2 मोल वाटर की। इसीलिए टेक्निकल है, तभी बोला एडवांस लेवल से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि 2 मोल वाटर रिकवर हो जा रहा है तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। एक्चुअली में हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई 4 मोल वाटर की, उससे हमें 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन मिला, बट एट द सेम टाइम उस 4 मोल वाटर से 2 मोल वाटर रिकवर हो गया। जब 2 मोल वाटर रिकवर हो गया तो हमारी जो इफेक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस हुई दैट इज ओनली ऑफ 2 moles of water. So for 2 moles of water, effective charge consumed is 4 moles of electron, and 1 more electron charge is 1 Faraday. So for 2 moles of water we have consumed 4 Faraday charge. It means for 1 mole of water we have consumed 2 Faraday charge. तो जो मैंने नोट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने बताया कि 1 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वी नीड 2 Faraday चार्ज, और उसका आउटकम क्या होगा? 1 मोल हाइड्रोजन। हम लिखे या नहीं लिखे, हमारा क्वेश्चन तेजी से निकलेगा। ऊपर वाला प्रोसेस इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस को, तो आपको पूरी बात लिखनी पड़ सकती है। बट अगर हम आईआईटी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की बात करें तो वहां तो सीधे फैराडे से चलना है क्वेश्चन। तो 1 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए 2 फैराडे चार्ज, उससे 1 मोल हाइड्रोजन, 0.5 मोल ऑक्सीजन। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑक्सीजन बनानी है तो उसका मतलब डबल चार्ज करना पड़ेगा, 4 फैराडे। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाते रहेंगे, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमाउंट चार्ज सब कुछ निकालते चलते हैं। अभी क्वेश्चन से पहुंचेंगे तब बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस बता दूं और देख दूं। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम अगला केस देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एसिड। हाँ बेटा। सर इफेक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस 2 मोल्स ऑफ वाटर की हो रही है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो 4 मोल हो रहे हैं। राइट। पर सर 4 मोल इलेक्ट्रॉन से तो फिर हम 2 फैराडे चार्ज कैसे बोल रहे हैं 1 मोल के लिए? बेटा वो 2 मोल वाटर के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर। तो 1 मोल वाटर के लिए? अच्छा ठीक है सर, ओके। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो अब देखो, जैसे ही आपने एक्वस NaCl लिया तो अब हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रोलाइट हो गए। NaCl से Na+ और Cl- मिलेगा, और वाटर से H+ एंड OH- मिलेगा। तो अब हमारे एनोड पे 2 आयन प्रेजेंट होंगे, एक Cl- और एक OH-, और कैथोड पे भी 2 आयन प्रेजेंट होंगे, एक Na+ और एक H+। ठीक है, तो अब दोनों इलेक्ट्रोड पे 2-2 आयन हो गए, तो कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट कि कौन से आयन की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो ऐसी जगह पे हमें एक टेक्निकल टर्म यूज करना पड़ता है, प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। We'll use the term preferential electrolysis.
पॉइंट लिखना है आपको। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड पे आयंस के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो जिस आयन का आसानी से डिस्चार्ज हो सकता है उस इलेक्ट्रोड पे, वो पहले डिपॉजिट होता है। अब ऑल्दो ये चीज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड करते हैं, बट इलेक्ट्रोकेमिकल से बहुत बड़ा डेटा है, उतना बड़ा लर्न कर पाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने कुछ सिंप्लीफाइड रूल्स बना दिए। सो हैव टोटल 6 रूल्स। अगर हम उन रूल्स को फॉलो कर लें तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज अगर बहुत प्रिसाइसली आपको बताया जाए तो प्रिसाइसली ये बात इस बात पे डिपेंडेंट होती है कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना है। बट डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में नहीं गिवन होता है। क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे। तो वो चीज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। बट कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा इंक्लूडिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जेईई मेंस और इवन जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं गिवन होगा और फिर भी हमें डिसाइड करके लिखना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिन्हें हम लोग यूज करते हैं, उनके लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए। सो आई हैव मेड सर्टेन रूल्स जिससे आप सिंप्लीफाइड तरीके से ये चीज डिसाइड कर पाओगे कि हमें किस आयन की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे ये लिख लीजिए। राइट ऑन, व्हेन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन आयंस एट द इलेक्ट्रोड, when there is competition between the ions at the electrode for electrolysis, when there is competition between the ions at the electrode, then ion which is easy to discharge, then the ion which is easy to discharge, then the ion which is easy to discharge undergo electrolysis, then the ion which is easy to discharge undergo electrolysis, and this preference we'll decide with the help of electrochemical series. And this preference we'll decide with the help of electrochemical series. ठीक है, तो एक्चुअल तरीका तो ये है, बट यू ऑल नो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपने कभी देखी होगी, इसको आप 10th क्लास तक आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से पढ़ते थे। उतनी बड़ी सीरीज अगर हम सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो मतलब गॉडलाइक कैटेगरी हो जाएगी। तो आई वोंट एक्सपेक्ट, या नॉर्मली इतना मुश्किल है, इतना सब नहीं याद कर सकते हम। केमिस्ट्री में वैसे ही बहुत कुछ याद करने की होता है। अब अगर हम सीरीज याद करेंगे तो मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी हो नहीं सकती। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने कुछ 5-6 रूल्स बना दिए हैं जिससे आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो आज तक आईआईटी के पेपर में कभी भी सवाल आया या जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब उससे सॉल्व होंगे। सो विल फॉलो एक्चुअली रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस, जो मतलब यू में से एक बहुत स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हुए हमको ऐसा इंटरप्रेट किया कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तो आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस लिखेंगे नेक्स्ट टर्म में। सो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हम लिखेंगे रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो इसमें सबसे पहली बात ये याद करनी है कि जो भी हम लोग प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स अप्लाई करेंगे वो केवल तभी अप्लाई किए जा सकते हैं जब हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट हो। सबसे पहले पॉइंट पे यही लिखना है, ऑल द रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस आर वैलिड, all the rules for preferential electrolysis are valid or applicable
ओनली इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर इनमें से कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब कॉमनली वी यूज प्लैटिनम। So all the rules of differential electrolysis are applicable only in case of inert electrodes. सर हाँ बेटा, सर इलेक्ट्रोड्स का पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आयन जो हमने सॉल्यूशन में ले रखे हैं उसकी बजाय इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाए। लेटेस्ट से हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है, वही ऑक्सीडाइज होने लग गया। जिंक इलेक्ट्रोड है, वही ऑक्सीडाइज होने लग गया। सिल्वर इलेक्ट्रोड है, उस पर रिडक्शन होने लगा। तो जो इलेक्ट्रोड है उसी की रिएक्शन होने लगी। तो अगर इलेक्ट्रोड ही रिएक्शन करने लग जाएगा तो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हम लोग वैसे केस भी डील करेंगे। अभी जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं उसमें देखो क्या करा हमने, मोल्टन NaCl लिया तो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई, वाटर लिया तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई। अभी एक्वस NaCl लिया तो भी हम क्या देख रहे हैं, एक Na+ है, एक H+ है, एक Cl- और एक OH- है। दैट मींस वी आर चेकिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयंस। पर ध्यान से सोचो कि जब हम करंट सप्लाई कर रहे हैं तो पहले करंट पहुंच किसके पास रहा है, इलेक्ट्रोड के पास, तब वो आयन को सप्लाई कर रहा है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है पहले ही, तो इट वोंट सप्लाई चार्ज टू फर्दर आयंस, तो इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे तो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही नहीं बचता, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं होगी। तो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस के जितने भी रूल्स हैं वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपके इलेक्ट्रोड्स कैसे हो, इनर्ट हो। यानी आपको क्वेश्चन में या तो लिखा होना चाहिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, या क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड मेंशन ही नहीं होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो मेरा इलेक्ट्रोड अपने आप मान लेंगे, और अगर मेंशनड है और प्लैटिनम लिखा है तो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड मान लेंगे। बट अगर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, तो अगर मेटल इलेक्ट्रोड्स ऐसे लिए गए जो अपने आप में ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं आसानी से, तो वहां पे प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स अप्लाई नहीं करना है। गॉट द पॉइंट? तो मैंने Yes, पहला sir. रूल लिखा है, ऑल द रूल्स ऑफ प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब इसके कुछ रूल्स लिखे, आप फटाफट नोट डाउन करते जाओ। पहले रूल में देखो क्या कर रहे हैं, when Li+, K+, Na+, Ca2+ are in comparison with H+, then electrolysis of H+ takes place and hydrogen gas is liberated at cathode. तो देखो इस स्टेटमेंट को थोड़ा जनरलाइज करके समझना है। मैंने ऑल द एग्जांपल्स में लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम लिखा है, बेरियम भी लिख सकते हो आप यहीं पे। तो इसका मतलब बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आपने बॉन्डिंग के टाइम पे पढ़ा हुआ है कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, या एस ब्लॉक में भी इस चीज को पढ़ा होगा, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अगर अल्कली मेटल के कंपैरिजन में H+ होगा तो डेफिनेटली H+ आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो उनका करेक्टर क्या होगा, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कराने का होगा। तो इसलिए अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस होंगे तो उनका रिडक्शन आसानी से नहीं फेवर कर पाएंगे, तो इस वजह से वहां पे H+ को प्रेफरेंस मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके रिडक्शन बहुत, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर कभी भी H+ आयन आएगा तो H+ आयन को प्रेफरेंस मिलेगी। और H+ आयन की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और आप जानते हो ये सारे मेटल आयन है तो इनका सबके लिए रिडक्शन अप्लाई होगा। रिडक्शन होगा तो रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पे, इसलिए इस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड पे। तो पहला पॉइंट यही लिखना है, when Li+, Na+, K+, कैल्शियम 2+, बेरियम भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, बेरियम 2+, etc. are in competition with H+, then electrolysis of H+ takes place. Then electrolysis of H+ takes place. Hydrogen at cathode. Then electrolysis of H+ takes place and hydrogen gas is liberated at cathode. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में देखो हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी। तो अगर आपको 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा आइडिया हो तो आपको पता होगा ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, लेसर काउंट करते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, यानी इनका रिडक्शन प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये मेटल आयंस प्रेफर करेंगे और इनको डिपॉजिट कराएंगे। तो अगले स्टेटमेंट में लिखो, व्हेन कॉपर 2+, Ag+, Au3+ एंड Hg2+ etc.
और दोस्तों और बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने आपको उन आयंस को पहले लिख दिया है जो कॉमनली पूछे जाते हैं। मैंने आपसे बोला कि इस चीज को एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आइडिया होना। अदर देन दीज कोई क्वेश्चन आईआईटी वाले पूछेंगे तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का या तो पार्ट क्वेश्चन में लिख देंगे या उन सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख देंगे, तो आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस के लिए रूल्स याद रखने हैं, तो इससे आप वो सारे सवाल कर पाओगे जो आपके बोर्ड एग्जाम मेंस या एडवांस के पेपर में बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेटा दिए पूछे जाएंगे। तो जो कॉमन सब्सटेंस है या जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनकी इलेक्ट्रोलिसिस पूछी जाती है हमसे, वो सब आप इससे डील कर पाओगे। इसलिए ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे। दैट्स व्हाई दीज आर द रूल्स, दे आर नॉट सो स्टैंडर्ड। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के फ्रेम किया हुआ है, बट इट विल हेल्प यू। सेकंड रूल लिख रहे हैं, व्हेन कॉपर 2+ Ag+ Au3+ and Hg2+ etc. are in competition with H+, then electrolysis of metal ions takes place. Then electrolysis of metal ions takes place and corresponding metal is deposited at cathode. When copper 2+, Ag+, Au3+ and Hg2+ etc. are in competition with H+, then electrolysis of metal ions takes place and corresponding metal is deposited at cathode. ठीक है। Then rule number 3, ये सबसे important है। In strongly acidic solution, always electrolysis of H+ takes place and hydrogen gas is liberated at cathode. मतलब अगर solution में pH बहुत ज्यादा है और strongly acidic solution है तो उसमें competition में कोई भी आयन हो, हमेशा electrolysis of H+ ही होती है। समझ आया? मतलब जैसे मान लो हमने concentrated sulfuric acid लिया और उसके अंदर आप चाहे कॉपर 2+ डाल दो, चाहे Ag+ डाल दो, चाहे Na+ डाल दो, फिर कोई भी उसके कॉम्पिटिशन में नहीं रहेगा। तो अगर स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन है तो वहां पे हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H+ होगा। मतलब आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर लिख के मिल गया सवाल में, तो फिर कोई भी आयन लिखा होगा कॉम्पिटिशन में, आपको हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H+ करानी है। तो थर्ड रूल लिख रहे हैं, स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H+ टेक्स प्लेस। In strongly acidic solution, always electrolysis of H+ takes place and hydrogen gas is liberated at cathode. In strongly acidic solution, always electrolysis of H+ takes place and hydrogen gas is liberated at cathode. और यहाँ पे देखो ध्यान इस बात का रखना है कि कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और वो किस इलेक्ट्रोड पे होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड एट एनोड, हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, क्लोरीन इज डिपॉजिटेड एट एनोड, क्लोरीन इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो मतलब सब्सटेंस कौन सा डिपॉजिट हो रहा है और किस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, दोनों बातें सही चेक करनी पड़ती है। कई बार क्या होगा कि प्रोडक्ट सही लिखा होगा बट उसका इलेक्ट्रोड गलत लिखा होगा, तो भी वो आंसर गलत होता है। इसलिए बहुत केयरफुली चेक करना होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में, स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस में, इस बात पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट याद कर लेते हैं और फिर कंफ्यूज कर जाते हैं कौन से इलेक्ट्रोड पे, तो गलती हो जाती है। बट आप मेरा थंब रूल याद रखोगे तो कभी परेशानी नहीं होगी। थंब रूल सेज दैट एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होना है। आप जब भी कंफ्यूज हो जाओगे किस सब्सटेंस किस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, तो आप चेक करोगे वो ऑक्सीडेशन से बना है या एनोड रिडक्शन से बना है। ऑक्सीडेशन से बना है तो एनोड पे मिलेगा, रिडक्शन से बना है तो कैथोड पे मिलेगा, डिफॉल्ट। देन रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में लिखो, when chloride ion and bromide ion are in competition with OH-, when chloride ion and bromide ion are in competition with OH-, always electrolysis of Cl- or Br- takes place. Always electrolysis of Cl- or Br- takes place and chlorine or bromine is liberated at anode. अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने लगा तो अब एनोड पे आ गए। और इसमें एक बात का ध्यान देना है, क्लोरीन तो गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, रूम टेम्परेचर वाला टेम्परेचर है, तो उसे लिक्विड ले सकते हैं, उससे नीचे वाला टेम्परेचर तो लिक्विड ले सकते हैं। और अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से सिग्निफिकेंटली ऊपर रखा हुआ है तो ये गैस भी हो सकता है। तो वो फिजिकल स्टेट हम टेम्परेचर के बेसिस पे लिखेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस रूम टेम्परेचर के आसपास करा रहे हैं तो ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर टेम्परेचर हमने सिग्निफिकेंटली गुड किया, हायर किया हुआ है, तो वहां पे
तो इनको gaseous form में लिखेंगे. So when Cl minus or Br minus are in competition with OH minus, always electrolysis of Cl minus ion or Br minus ion takes place and chlorine or bromine is liberated at anode. Clear? उसका rule number 5. Fifth rule में लिखो when nitrate ion or sulfate ion are in competition with OH minus, when nitrate ion or sulfate ion are in competition with OH minus, then electrolysis of OH minus takes place. Then electrolysis of OH minus takes place, and oxygen gas is liberated at anode. तो OH माइनस की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी. देखो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने आपको. यहाँ पे देखो OH माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं एनोड पे. तो देखो OH माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं एनोड पे. यहाँ कौन सी गैस मिल रही है? ऑक्सीजन. तो अगर OH माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ऑक्सीजन गैस बनेगी. तो अगर हमारे पास नाइट्रेट आयन और सल्फेट आयन कॉम्पिटिशन विद OH माइनस होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ OH माइनस होगा, जिससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ऑक्सीजन. और किस इलेक्ट्रोड पे? एनोड पे. So I said when nitrate ion or sulfate ion are in competition with OH minus, then electrolysis of OH minus takes place and oxygen is liberated at anode. And then the last rule is when strongly alkaline solution is used, when strongly alkaline solution is used, मतलब आपने concentrated NaOH, concentrated barium hydroxide ऐसा कुछ भी ले रखा है तो हमेशा OH माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस होगी. फिर आपके पास क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है. So when a strongly alkaline solution is used for electrolysis, then always electrolysis of OH minus takes place and oxygen is liberated at anode. When strongly alkaline solution is used for electrolysis, then always electrolysis of OH minus takes place and oxygen gas is liberated at anode. तो ये आपके 6 रूल हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी टाइम पे प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट्स लिखने में. समझ आया? ओके. तो अब देखो अगर हमने वही जो मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हम लिख रहे थे, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस लिख रहे थे सर. हाँ बेटा. तो सेकंड पॉइंट का रीजन क्या बताया था आपने? सारे पॉइंट का सेम रीजन है. हर जगह पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड करना होता है. जितने भी रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं सब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा होता है. आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी इसलिए मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था. रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है कि अल्कली मेटल, अल्काइल अर्थ मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव काउंट करते हैं. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, प्लैटिनम ये सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं. तो रिडक्शन प्रॉपर्टी में अल्कली मेटल, अल्काइल अर्थ मेटल्स की रिडक्शन प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से अच्छी होती है. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी में हाइड्रोजन की रिडक्शन प्रॉपर्टी बेटर होती है. तो पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वाले केस में हाइड्रोजन डिपॉजिट हुआ और जब H+ का कॉम्पिटिशन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मर्करी के साथ हुआ तो ये मेटल डिपॉजिट हो गए. यस सर. ठीक है. बाकी बहुत प्रिसाइज हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे अभी गैल्वेनिक सेल के टाइम पे तब आपको और एकदम क्लियर बताऊंगा. बट क्योंकि तब तक भी सवाल आएंगे और एग्जाम में भी ऐसे सवाल आएंगे जहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा नहीं गिवन होगा और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इतनी बड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करोगे. अगर आप याद कर सकते हो तो आपको एकदम वेल एंड गुड है. तब तो इन रूल्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड करना है. बट अगर आपने एक बार एनसीईआरटी को खोल के टेबल देख ली तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा नहीं करना. तो बोला ही बात नहीं. तो ऐसा नहीं कि याद नहीं हो सकता. याद करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. हमारे आईटी में एक सीनियर थे, उन्होंने पूरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लर्न कर ली. तो ऐसे लोग के कुत्ते कहा जाता है, ऐसे लोग के हाथ जोड़ा जाता है और बोला जाता है आप भगवान जय हैं या दूर रहो, हम ना याद कर पाएंगे. ठीक है ना. तो ऐसे लोगों से कंपटीशन नहीं है अपना. हम लोगों को ह्यूमन रेस में कंपटीशन करना है. तो वहाँ ये बहुत बड़ी जाती है, इतना नहीं याद किया जा सकता. केमिस्ट्री जितना याद करने के लिए वही हो जाए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तो फालतू चीजों को याद करने में टाइम नहीं खराब करना है. तो इसलिए मैंने सिंप्लीफाइड रूल बताया जिससे आपके ज्यादातर सवाल सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि
ये रूल याद करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लिखते टाइम भले ही इतना ज्यादा टाइम लगा, बट याद करते टाइम 5 मिनट भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल से रूल है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब बोथ रिएक्टिव मेटल्स में हाइड्रोजन को प्रेफरेंस देनी है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी में इन मेटल्स को प्रेफरेंस देनी है, क्लोराइड, ब्रोमाइड में क्लोराइड और ब्रोमाइड को प्रेफरेंस देनी है, नाइट्रेट और सल्फेट में OH माइनस को प्रेफरेंस देनी है। दैट्स इट। स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में हमेशा H+, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में हमेशा OH माइनस। ठीक है, तो अब जब एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एनोड पे प्रेफरेंशियली किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी? Cl- की। तो Cl- ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और 2 क्लोरीन एटम कंबाइन होकर क्लोरीन गैस मिल गई। और अगर यही काम कैथोड पे करेंगे तो कैथोड पे H+ और Na+ के कॉम्बिनेशन में H+ की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनेगा और 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। और जो नीचे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बचेगा रिएक्शन के बाद, उसमें हमारे पास 2 आयन होंगे Na+ और OH-। अगर आपको याद हो तो आपने S ब्लॉक में मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी होगी, तो वो NaOH बनाने का भी मेथड होता है और यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट में मिलते हैं। एस ब्लॉक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मोल्टेन NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहां से हमें एक्सपेक्ट था सोडियम मेटल मिलना चाहिए, बट डिफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस से हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एनोड पे, क्लोरीन कैथोड पे, सॉरी क्लोरीन एनोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट में Na+ और OH- बनता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का बहुत अच्छा मेथड होता है, तो हम लोग नेल्सन सेल बोलते हैं। इसका आप लोगों ने एक और फॉर्म पढ़ा होगा, कास्टर कार्लन सेल, वहां पे हम लोग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो एस ब्लॉक का पार्ट है। तो प्राइमरली हम लोग यहाँ पे मोल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस सीख रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट क्या है? क्लोरीन और हाइड्रोजन, 2 बाई प्रोडक्ट है, एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रोलाइट में Na+ OH-। ठीक है, अब देखो इस पे एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें सॉल्व करना है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एनोड और कैथोड पे, इलेक्ट्रोलाइट में क्या बनेगा, और उसमें एक और स्टैंडर्ड सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द पीएच चेंज। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl की बात करें तो जो NaCl था वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो न्यूट्रल सॉल्ट था। जब इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हुई तो उसमें देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन तो बाहर निकल गए, दो था तक गैसेस, सॉल्यूशन में क्या बचा? Na+ एंड OH- मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्यूशन अल्कलाइन हो गया। तो पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन था, अभी अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो पीएच क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। अब ऐसे टेक्निकल सवाल हमसे आईआईटी के पेपर पूछे जाएंगे तो उस पर ध्यान देना है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस में पीएच की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ये अभी चलो क्वेश्चन लिखेंगे तभी सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आज 3-4 सवाल हो गए। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या है, मतलब एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, और बाद में इलेक्ट्रोलाइट में क्या बच रहा है, और साथ में पीएच में क्या चेंज हो रहा है। तो 4 मेजर क्वेश्चन है जो हम लोग कॉमनली सॉल्व करते हैं, तो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना है। So write down a question now. Find the electrolysis product. Find the electrolysis product. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट का मतलब होता है एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेफ्ट है। इसका मतलब होता है, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन लिख के आएगा फाइंड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, तो मतलब आपको केवल ये नहीं लिखना है कि एनोड और कैथोड पे क्या बन रहा है, आपको 3 बातें लिखनी है। एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, और लेफ्ट और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एंड change in pH assuming no change in volume during electrolysis. So your question is find the electrolysis products. Electrolysis product का मतलब एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट में क्या बन रहा है, and the pH change and change in pH assuming no change in volume during electrolysis. ठीक है, so the electrolyte एनोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, leftover electrolyte and pH change.
बेसिकली 4 बातें मैं रिपोर्ट करती हूँ। First one is aqueous NaCl. Second one is aqueous copper sulfate. Third one is aqueous sodium nitrate. And aqueous silver nitrate. And aqueous potassium bromide. Then aqueous liquid chloride. इनके सबके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिख लेने हैं। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मैंने एक्वस NaCl लिखा था वैसे आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो। स्कूल एग्जाम में हमेशा ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने समझाया। स्कूल एग्जाम में पहले ये वाला पार्ट लिखना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, पहले एनोड और कैथोड पे क्या क्या बन रहा है, और फिर ये इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा पार्ट लिखना है। तो स्कूल एग्जाम में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग क्लियरली। यही पेपर में चूंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो आपको अगर आंसर भी क्लियरली पता है तो इट्स ओके। ठीक है, सो वी स्टार्ट। आप एक बार अपने आप लिखना चाहो तो लिख के देखो फटाफट। तो जैसे मैंने एक्वस NaCl तो लिख ही दिया आपके लिए। एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिल रही है, कैथोड Na+ एंड प्रोसेस में pH इंक्रीज कर रहा है। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। एनोड पे हमारे पास दो आयन आएंगे, एक सल्फेट आयन और एक will be given to OH- आयन। एनोड पे ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन मिलेगा। कैथोड पे कॉम्बिनेशन में कॉपर प्लस और H+ की इलेक्ट्रोलिसिस का कॉम्बिनेशन होगा, so copper solid will be deposited। इलेक्ट्रोलाइट में तो H+ आयन बचेगा, दूसरा सल्फेट आयन बचेगा। ये हमारे पास क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब ध्यान से देखो, एक्वस कॉपर सल्फेट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4 का सॉल्ट है, सो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीकली एसिडिक, और सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रांगली एसिडिक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, pH डिक्रीज कर जाएगा। समझ आया? सर एक बार और बता दो। हमारे पास कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो पहले आपको कल समझ में आना चाहिए कॉपर 2+ और H+ का कॉम्बिनेशन है और सल्फेट आयन और OH- का कॉम्बिनेशन। डिफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस के रूल नंबर 2 और 4 चेक करो। सल्फेट और OH- के कॉम्बिनेशन में OH- की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, OH- की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। कॉपर और कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कॉपर मिलेगा। सॉल्यूशन जो लेफ्ट ओवर होगा उसमें क्या क्या बचेगा, H+ और सल्फेट आयन। पहले जो सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट होगा तो वीकली एसिडिक सॉल्यूशन होगा। समझ आया? 7 - हाफ pK 7 - हाफ pKb -हाफ log C लिखेंगे ना, pH will be less than 7, so slightly weakly acidic। और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, pH कम होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 1, 2, 3 वाले ब्रैकेट में होता है और वीक एसिड के pH 4, 5, 6 वाले ब्रैकेट में होता है। तो अगर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ गए तो फाइनली pH डिक्रीज कर जाएगा। ओके, ओके सर। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में देखो नाइट्रेट आयन और OH- का कॉम्बिनेशन होगा तो OH- की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, सो ऑक्सीजन विल बी ऑब्टेन्ड। Na+ और H+ का कॉम्बिनेशन कराएंगे तो H+ की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसका मतलब देखो इसमें Na+ और NO3- दोनों में से किसी की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुई, राइट? तो मतलब टेक्निकली वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई, सो नो चेंज इन pH।
क्योंकि वाटर न्यूट्रल था तो न्यूट्रल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती चली गई। पहले भी NaNO3 था, बाद में भी NaNO3 था। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नो चेंज इन बाद में भी। ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्वा सिल्वर नाइट्रेट पे। सिल्वर नाइट्रेट के केस में नाइट्रेट आयन और OH माइनस का कॉम्पिटिशन होगा, तो नाइट्रेट आयन की इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ऑक्सीजन, Ag प्लस और H प्लस के कॉम्पिटिशन में सिल्वर की इलेक्ट्रोलिसिस तो सिल्वर। तो सॉल्यूशन में हमारे पास बचा H प्लस एंड NO3 माइनस। फिर से देखो, पहले जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन था वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो वीकली एसिडिक। बाद में HNO3 बन गया स्ट्रांगली एसिडिक, तो इस कंडीशन में भी pH डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस में देखो KBr की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। K प्लस और H प्लस के कॉम्बिनेशन में H प्लस इलेक्ट्रोलिसिस टू हाइड्रोजन, तो फाइनली सॉल्यूशन में बनेगा K प्लस एंड OH माइनस। सॉल्यूशन पहले K प्लस और Br माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है तो न्यूट्रल, बाद में KOH बना तो सॉल्यूशन एल्कलाइन, सॉल्यूशन एल्कलाइन तो pH इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके। एंड द लास्ट केस एक्वस क्यूप्रिक क्लोराइड ले रहे हैं CuCl2। क्यूप्रिक क्लोराइड के केस में Cl माइनस और OH माइनस की कॉम्बिनेशन Cl माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन, कॉपर और H प्लस के कॉम्बिनेशन से कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बचा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, यानी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक म्यूट है। अभी क्लियर है? यस सर। सो तीनों बातें सब मतलब चारों बातें समझ आ गई। एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, बाद में pH चेंज कैसे होगा। स्पेशली pH चेंज पे फोकस रखना है क्योंकि एडवांस लेवल पे यही बात पूछी जाती है। सर लास्ट वाले का लास्ट वाले में देखो क्यूप्रिक क्लोराइड है CuCl2, तो क्यूप्रिक क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रांग एसिड, तो वीकली एसिडिक हुआ और बाद में सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया H प्लस OH माइनस, मतलब वाटर वाला केस आ गया। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा पहले एसिडिक था, बाद में न्यूट्रल हो गया, तो pH क्या हुआ इंक्रीज। पहले 7 से कम pH था, अभी 7 के आसपास आ गया। ठीक है, यस सर, थैंक यू। तो ये पहले हमारे सारे केस हुए जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स को इनर्ट लिया हुआ है। अब हमें वो केसेस डील करने हैं जब हमारा इलेक्ट्रोड्स भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में। अगला केस देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट टर्म इज
electrolysis of copper sulfate using copper electrode. Electrolysis of copper sulfate using copper electrode. ठीक है. हमने यहाँ पे क्या करा, इम्प्योर कॉपर कैथोड लिया, इम्प्योर कॉपर एनोड लिया, और एक प्योर कॉपर कैथोड लिया, और इसमें एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल कर दिया. दिस इज योर इम्प्योर कॉपर रॉड. जो आपका एनोड है, और ये प्योर कॉपर वायर है जो हमारे लिए कैथोड है, और सॉल्यूशन में एक्वस कॉपर सल्फेट है जो इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है. अब इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो मैंने आपको बताया कि करंट सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी, वायर के पास. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो एक्सटर्नल सोर्स से आप सप्लाई कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट रीचेस टू इलेक्ट्रोड, देन इट रीचेस टू इलेक्ट्रोलाइट. अब हमारे पास जो कॉपर है उसी का ऑक्सीडेशन फेवरेबल है. जैसे आपने करंट सप्लाई करना है, तो एनोड पे जो हमारे पास कॉपर प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है. सो हियर जो कॉपर सॉलिड फॉर्म थी वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. एनोड पे जो कॉपर था उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और यही कॉपर आयन मूव करके कैथोड वाली साइड में पहुंचा, और कैथोड पे इसका रिडक्शन हो गया. ठीक है. तो टेक्निकली क्या प्रोसेस हुआ, एनोड से कॉपर डिसॉल्व हो रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है. यानी कि इस प्रोसेस में एनोड वाली रॉड जो है उसकी थिकनेस कम होती जाएगी और कैथोड वाली रॉड की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी. तो एनोड से प्योर कॉपर डिसॉल्व होके कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, और जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो एनोड के नीचे इम्प्योरिटी के फॉर्म में कलेक्ट होती जाएगी. इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एनोड मड. मेटलर्जी सीखेंगे तब ये टर्म आएगा. एंड दिस फिनोमेनन इज बेसिकली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. नोट दैट इम्प्योरिटीज. तो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो कॉपर है, प्योर कॉपर, वो एनोड से डिसॉल्व होकर कैथोड पे डिपॉजिट होता चला जाएगा, और पूरी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. तो उसका नेट आउटकम क्या हुआ, नेट आउटकम हुआ कॉपर dissolves at anode and deposits at cathode. तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारा इनर्ट नहीं बचा, तो इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड्स की स्टार्ट हो गई. So copper dissolves at anode and deposits at cathode. Hence, during electrolysis, no change in concentration of aqueous copper sulfate. Hence, no change in pH. Okay, and this phenomenon is used for electrolytic refining. And this phenomenon
is used for electrolytic refining. To get purest form of metal. और यहाँ पे ध्यान से देखो, एनोड से मेटल डिसॉल्व हो रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। इतनी इम्प्योरिटी है वो एनोड के नीचे कलेक्ट होती जा रही है, जिसको हम लोग एनोड बट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में एनोड कंज्यूम हो रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो इस प्रोसेस में कहीं से भी इलेक्ट्रोलाइट का कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ इसलिए प्रेजेंट है ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन है, क्योंकि जो कॉपर एनोड पे डिसॉल्व होगा उसको कैथोड तक मूव करने में टाइम लगेगा। तो क्या होगा कि जो कॉपर डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में है, उतने इलेक्ट्रोलाइट का कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो प्रोसेस फास्ट करने के लिए हम कॉमनली उसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो एनोड पे कॉपर डिसॉल्व हुआ उसका नंबर बहुत कम होगा, तो मूव करके कैथोड तक पहुंचेगा, इट विल टेक टाइम। तो प्रोसेस बहुत स्लो है। हमने पहले कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, तो क्या होगा कि जो कॉपर डिसॉल्व हुआ वो दूसरे एंड पे इमीडिएट डिपॉजिट हो जाएगा, बट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में कॉपर सल्फेट कंज्यूम हो ही नहीं रहा है। समझ आई बात? सिमिलर प्रोसेस से आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिख लीजिएगा यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आप लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous silver nitrate using silver electrode। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से एनोड पे सिल्वर डिसॉल्व होगा और कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। जो सिल्वर आयन सिल्वर आयन है वो ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्म Ag++ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे यही Ag+ एक्सेप्ट करके सिल्वर सॉलिड बना देंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे।